Hello and welcome to 100% Maths. So we are doing NCERT examples of chapter number 1 that is relations and functions for class 12th. तो हमने पिछली वीडियो में किया था एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 12 तक. आप पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं. इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 13 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 26 तक करेंगे और इसकी NCERT एग्जाम्पल्स को करेंगे कंप्लीट. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 13 पे. शो दैट एन ऑन टू फंक्शन. तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये एक ऑन टू फंक्शन है. हमें प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन हमेशा क्या होता है 1 भी होता है. ठीक है. अब हम इससे उल्टा जो है वो सपोज़ करने वाले हैं. हम सपोज़ करने वाले हैं कि f जो है वो यहाँ पर 1 नहीं है. ठीक है. और फिर अपनी ही सपोजिशन को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे. अब अगर सपोज़ करते हैं f जो है वो 1 नहीं है तो सपोज़ कर लिया हमने कि 1 की इमेज भी 1 है. ठीक है. और 2 की इमेज भी यहाँ पर क्या है 1 है और 3 की इमेज जो है वो 3 है. ठीक है. तो इस केस में अब देखो दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो 1 नहीं है ना. बट अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो 2 बच रहा है इसकी अब कोई प्री इमेज नहीं है. अब अगर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो f जो है वो यहाँ पर ऑन टू भी नहीं हुआ. तो अगर f ऑन टू नहीं है बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो हमें गिवन था कि f जो है वो ऑन टू है. तो इसीलिए हमारी जो सपोजिशन है वो गलत है. f जो है वो हमेशा यहाँ पर 1 होगा ही होगा. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे. शो दैट अ 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू. अब यहाँ पर भी सेम चीज़ के साथ हम इसको प्रूव करेंगे. सपोज़ कर लेंगे कि f जो है वो यहाँ पर हमारा ऑन टू भी नहीं है. ठीक है. कि 1 फंक्शन है और ये ऑन टू नहीं है. ओके. तो सपोज़ कर लिया कि 1 2 3 एलिमेंट है यहाँ पर भी 1 2 3 एलिमेंट है. 1 की इमेज जो है वो 1 है, यहाँ पर 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज जो है वो भी क्या है 2 है. राइट. अब यहाँ पर f इज़ नॉट ऑन टू, तो 3 की क्या है प्री इमेज नहीं है. 3 की देखो प्री इमेज नहीं है, तो हमने यहाँ से कर लिया कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है. बट अगर ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 की फिर से एक इमेज बन रही है 2, तो ये जो है f जो है वो 1 भी यहाँ पर नहीं है. अगर f 1 नहीं है बट हमें गिवन था कि ये 1 फंक्शन है, तो हमारी अपनी ही सपोजिशन रॉन्ग है जैसे हमने पीछे लिखा था. तो f यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा. सो दैट मीन्स एक 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू और एक ऑन टू फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या होता है 1 भी होता है. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे. सो f हमें गिवन है 2 3 4 5 और उनकी इमेजेस गिवन है. g फंक्शन ऐसे ही गिवन है और हमें गिवन है f ऑफ 2 जो है वो 3 के इक्वल है, f ऑफ 3 4 के इक्वल है. इस तरह से गिवन है. हमें यहाँ पर GOF जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय GOF? GOF का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x. यही मतलब होता है. अब हमारे पास f के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं 2 है 3 है 4 है और 5 है, तो वो बारी बारी से पुट करेंगे. सो g ऑफ f ऑफ 2. राइट. सो f ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी. अब g ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है, वो मेरे पास आ गया. ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ गई. अब मैं पुट करूँगी सेकंड वैल्यू यानी कि 3 वैल्यू पुट करूँगी. अब मुझे पता है कि f ऑफ 3 जो है वो मेरे पास क्या गिवन है 4 गिवन है और g ऑफ 4 मेरे पास 7 गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी 7 आ गई. तो g ऑफ f ऑफ, अब तीसरी वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ 4. सो f ऑफ 4 मेरे पास गिवन है यहाँ पर 5. ठीक है. तो 5 पुट करूँगी. सो g ऑफ 5 क्या है मेरे पास 11 गिवन है. सो ये मेरे पास 11 आ गया. अब हम यहाँ पर लास्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो है हमारे पास 5 और f ऑफ 5 जो है वो 5 गिवन है, तो यहाँ पर g ऑफ 5 आ जाएगा. तो g ऑफ 5 फिर से क्या है 11 है. तो ये आ गया हमारे पास GOF की वैल्यूज़. ओके. नेक्स्ट 16th एग्जाम्पल पे चलते हैं. फाइंड GOF एंड FOG. ओके. यहाँ पर f ऑफ x जो है वो cos x गिवन है और g ऑफ x जो है वो 3x स्क्वायर गिवन है. आपको GOF भी फाइंड आउट करना है, FOG भी फाइंड आउट करना है और फिर शो करना है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हैं. ओके. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर GOF फाइंड आउट कर लेती हूँ. सो GOF का मतलब हो गया यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x, है ना. यही मतलब हो गया.
एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉज एक्स है हमारे पास, ये मैंने पुट कर दिया। अब जी ऑफ कॉज एक्स का मतलब हो गया, जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया 3x स्क्वायर, एक्स की जगह पर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 3 कॉज स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ओ जी, एफ ऑफ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर है, और एफ ऑफ 3x स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर कॉज ऑफ 3x स्क्वायर, राइट। अब आप देख सकते हैं कि जी ओ एफ की वैल्यू क्या है 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और एफ ओ जी की वैल्यू क्या है कॉस 3x स्क्वायर, तो क्या ये बराबर हैं, नो। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर, so we can write that GOF is not equal to f of g, hence proved. Next move करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। let f be a function defined as, तो ये एक फंक्शन है 4x plus 3 और y जो है वो डिफाइंड है y इज इक्वल टू 4x plus 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल है और यहाँ पर x भी नेचुरल है। शो करना है कि f एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और फिर उसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, एक फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो 1 1 हो और ऑन टू भी हो, तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 1 के लिए चेक करेंगे। सो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो है हमारे पास 4x plus 3, है ना। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 4x1 plus 3, और एफ ऑफ x2 कैलकुलेट करते हैं 4x2 plus 3। एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 इक्वल पुट करेंगे, 4x1 plus 3 इज इक्वल टू 4x2 plus 3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गए, सो x1 इज इक्वल टू x2। तो जब भी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पुट करके हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए तो वो फंक्शन जो है वो 1 1 होता है, ओके। दूसरी बात आ गई ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, y इज़ इक्वल टू 4x plus 3, यही फंक्शन बन गया। f ऑफ x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4x, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x, ओके। ये x की वैल्यू जो है वो वापस आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन होता है इसमें वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। f ऑफ y माइनस 3 बाई 4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3, वापस अगर सब्स्टिट्यूट करने पे हमें y मिल जाता है तो ये फंक्शन पक्का से क्या है, ऑन टू है। अब ये फंक्शन 1 1 भी है, अब ये फंक्शन ऑन टू भी है, सो हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, सिंपल, ओके। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है इनवर्स, तो हमें अच्छे से पता है कि f ऑफ x क्या होता है, y के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x देखूँ तो ये क्या आ जाएगा, f को अगर उधर ले जाऊँ तो f इनवर्स y बन जाएगा, और f इनवर्स y है क्या, बेसिकली f इनवर्स y यही तो है, ये तो x की वैल्यू है, तो ये किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है। यानी कि हमारा जो इन्वर्स है y का, दैट इज़ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, वो हमने ऑन टू फंक्शन जब कैलकुलेट किया था निकाला था, तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या है, इन्वर्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पे। इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो कहता कि R1 रिलेशन भी इक्विवेलेंस है और R2 रिलेशन भी इक्विवेलेंस है, तो हमें शो करना है कि इनकी इंटरसेक्शन भी जो है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दोनों रिलेशंस R1 एज वेल एज R2, ओके। सो लेट मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑर्डर्ड पेयर है a, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। सो हमारा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किसको बिलोंग करता है, R1 को, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 रिलेशन। सो a, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन R1 को बिलोंग करेगा। ऐसे ही a ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R2 रिलेशन को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 R2 जो हैं वो दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंस हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे।
सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है R1 को, वो करेगा ही करेगा क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। ऐसे ही इनका जो उल्टा है बी कॉमा ए दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा, है ना। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है। नेक्स्ट आ गया थर्ड वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी जो है वो यहाँ से हमें पता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, ये वाली लाइन से यहाँ से लिख सकते हैं ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि बी कॉमा सी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है। सो देयरफॉर ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। सो R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन गया। ठीक है, और हम लास्ट में लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 19 पे। लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो R एक रिलेशन है और सेट A किसका है, पॉजिटिव इंटीजर्स का है। तो x कॉमा वाई R U कॉमा V इफ़ एंड ओनली इफ़ कि ये अगर पूरा हो, और हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x कॉमा वाई R x कॉमा वाई होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ x y इज़ इक्वल टू वाई एक्स, यही है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि x y इज़ इक्वल टू वाई एक्स एक ही बात है। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई रिलेटेड टू u कॉमा v इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वी इज़ इक्वल टू वाई यू। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें वाई यू इज़ इक्वल टू एक्स वी, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि u कॉमा वी रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, उल्टा भी ठीक प्रूव हो गया। सो ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है, राइट। अब तीसरा आ गया हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, x कॉमा वाई रिलेटेड टू u कॉमा v। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर एक्स वी इज़ इक्वल टू वाई यू, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ लिख लेते हैं यहाँ पर। अब एक और ले लेते हैं u कॉमा वी आर a कॉमा बी। इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर u b इज़ इक्वल टू वी ए, राइट। अब यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से मैं ना v की वैल्यू निकाल लेती हूँ u b अपॉन a, और वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x इंटू यू बी अपॉन a इज़ इक्वल टू वाई यू, राइट। अब यहाँ से u और u जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, एक्स बी इज़ इक्वल टू, इस a को इधर ले जाओ, एक्स बी इज़ इक्वल टू a वाई या वाई ए, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x
कॉमा वाई इज़ रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 20 पे। तो लेट यहाँ पर x के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 से लेके 9 तक। एक R1 रिलेशन डिफाइंड है कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स का जो हम माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो डिविजिबल बाय होगा 3 के। ठीक है, अब R2 रिलेशन के अंदर डिफाइंड है कि x कॉमा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 147, x कॉमा वाई इज़ सबसेट ऑफ 258 और एक्स वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 369। शो दैट कि ये दोनों जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमें सबसेट्स गिवन है 147, 258 और 369, इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या बन रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है। ध्यान से अगर देखोगे, आप देखो 7 माइनस 1 कितना हुआ, 6। ठीक है, तो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 माइनस 1 3, 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। आप कोई भी माइनस करके देख लीजिए, तो कोई भी डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई जो है वो किसको बिलोंग करता है, रिलेशन R1 को बिलोंग करता है, आपको यहाँ पर गिवन था। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि x माइनस वाई जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यही मतलब है इसका। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ 147, ये हमारा किस रिलेशन में लिखा है, R2 रिलेशन में लिखा है। और हम लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 258, और हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 369, राइट। तो x कॉमा वाई जो है यहाँ पर रिलेशन R2 को भी बिलोंग करता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 इज़ अ सबसेट ऑफ R2, है ना, कि R1 जो है वो सबसेट है यहाँ पर R2 का। इसी तरीके से दूसरी तरह लिख सकते हैं, सिमिलरली x कॉमा वाई मान लिया कि मतलब बिलोंग करता है R2 को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई जो है दिस इज़ अ सबसेट ऑफ 147 और x कॉमा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 258 और x कॉमा वाई इज़ अ सबसेट ऑफ 369। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी दो नंबर्स को माइनस करके देख लीजिए, तो वो हमेशा क्या बन रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाय 3, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, राइट। तो अगर ये ऐसा लिखा है हमने, तो x माइनस वाई जो है वो हमारे रिलेशन R1 को भी बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R2 जो है दिस इज़ अ सबसेट ऑफ R1। अब R1 इज़ अ सबसेट ऑफ R2, R2 इज़ अ सबसेट ऑफ R1, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं। सो हेंस R1 इज़ इक्वल्स टू R2, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे, एग्जाम्पल नंबर 21 पे। तो यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है, x टू y डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है f ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ b। सो हमें डिटरमाइन करना है कि r क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a कॉमा a जो है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। सो f ऑफ a जो है वो f ऑफ a के बिलोंग करता है, तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो पक्का से है ना। तो दूसरी बात चेक करेंगे हम यहाँ पर सिमेट्रिक, कि अगर a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है हमारे रिलेशन को, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ b जो है वो f ऑफ a के इक्वल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि b कॉमा a ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक b है, राइट।
अब तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। इसका कहने का मतलब हुआ f ऑफ A जो है वो f ऑफ B के इक्वल है, f ऑफ B जो है वो f ऑफ C के इक्वल है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ A जो है वो f ऑफ C के इक्वल है, देयरफॉर A, C जो है वो बिलोंग करेगा R को। तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन पक्का से क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 22 पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। तो बहुत ही सिंपल होता है, जितने भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उसका क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। सो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस जो होते हैं दैट इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ परमुटेशंस। सो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी परमुटेशंस कर देनी है और ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑल द 1 फंक्शंस टू फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 पे मूव ऑन करते हैं। सो लेट A में A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज़ 3। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को जोड़कर, जो कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो कितने बन रहे हैं, सिर्फ 3 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन अ रिलेशन R1। एक रिलेशन ऐसा डिफाइन करेंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना तो ज़रूरी है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर 1, 2 है और 2, 3 है ना, सो 2, 3 है, सो 1, 3 भी होना चाहिए, है ना। बट ये रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1, 2 तो लिखा है पर 2, 1 नहीं है ना, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे R2 रिलेशन में क्या करेंगे, हम इसको 1, 1, 2, 2, 3, 3 है ना, ये हो गया हमारे पास। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 2, 1 भी लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2, 3 भी लिख लेते हैं और 1, 3 भी लिख लेते हैं। एक ये रिलेशन बन गया। अब देखो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2, 3 तो लिखा है पर 3, 2 नहीं है ना। एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए। सो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तो आना ही चाहिए, और 1, 2 भी आना चाहिए और 2, 3 भी आना चाहिए। ये तो हमें बोला ही हुआ था क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर लिखो 2, 1, ठीक है, 3, 2 और साथ में 1, 3। अब आप यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, पर ये सिमेट्रिक नहीं है अभी भी, क्योंकि 1, 3 जो है उसका उल्टा नहीं है, 3, 1 यहाँ पर है नहीं है। सो अब और नहीं हम डिफाइन कर पाएंगे। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो डिज़ायर्ड रिलेशंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर 3 ही बनेंगे। ठीक है, आप बनाकर देख लीजिए, तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा रिलेशंस नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24 पे मूव कर रहे हैं। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3 कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 1 इज़ 2। यहाँ पर उसने कहा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस पर्टिकुलर सेट के ऊपर जिसमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हों वो 2 ही हैं यहाँ पर। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास जो सेट है इसको नाम दे देते हैं पहले, और सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, 1, 2 एंड 3। अब जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हम डिफाइन करें R1, जिसमें
ये दोनों ऑर्डर पेयर हों कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1, तो वो स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने तीनों डिफाइन कर दिए 1,2 एंड 2,1। तो ये रिलेशन आप देखिए, ये सबसे छोटा रिलेशन है यहाँ पर, जिसमें ये दोनों ऑर्डर पेयर्स भी आएंगे और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर 4 पेयर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। 4 पेयर्स कैन बी एडेड। 4 पेयर कौन कौन से हैं, एक पेयर हो गया 2,3, ठीक है, इसका उल्टा हो गया 3,2 और 1,3 और इसका उल्टा हो गया 3,1। ठीक है ना, यही 4 पेयर्स हैं जिस हो जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 2,3 है ना, तो हमें देन वी हैव टू ऐड 3,2 है ना। और अगर हम ऐड करते हैं 1,3 को, देन हमें ऐड करना पड़ेगा 3,1 को भी। ठीक है, सो और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दूसरा रिलेशन जो यहाँ पर बनेगा, जो इक्विवेलेंस बनेगा, वो कैसे बनेगा, 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, 1,2 और 2,1, ये तो हमारा फर्स्ट रिलेशन ही हो गया। अब अगर हमने 2,3 को ऐड किया है तो वी हैव टू ऐड 3,2, और अगर हमने 1,3 को ऐड किया है सो वी हैव टू ऐड 3,1। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि 2 ही रिलेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पे। कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। शो दैट ऑल्दो आई एन इज़ ऑन टू। ठीक है, तो हमें शो करना है कि आई एन जो ये आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है ये ऑन टू फंक्शन है, बट जब हम इसमें आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन को प्लस कर देते हैं, यानी कि ये 2x बन जाता है, तो ये ऑन टू नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन जो हमें गिवन है, आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और जहाँ पर जो x है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, और इसको इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि x जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सिंस x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो y भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सो यहाँ पर आप जो भी x की वैल्यू पुट करोगे वही y की वैल्यू आएगी। अगर x नेचुरल नंबर है तो y भी नेचुरल ही आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं कि आई एन प्लस आई एन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू आई एन ऑफ x प्लस आई एन ऑफ एक्स। राइट, हमने इसको y सपोज कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस एक्स, यानी कि ये हमारे पास बन गया 2x। तो y बन गया हमारे पास यहाँ पर 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगी y/2 आ जाएगी। अब हमें अच्छे से पता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं y की, तो क्या x नेचुरल रहेगा। तो अगर हम सपोज कर देते हैं कि y की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो 1/2 हो जाएगा x। तो पर 1/2 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पे। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। तो यहाँ पर कंसिडर करना है फंक्शन। तो यहाँ से 0 to π/2 टू रियल नंबर्स। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स, ऐसे ही जी फंक्शन गिवन है कॉज एक्स। हमें शो करना है कि दोनों फंक्शंस क्या हैं, 1 हैं, बट जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये 1 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 करेंगे दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स 1 बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स 2 करेंगे तो साइन x2 बन जाएगा। अब पुट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन ऑफ x1 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x2। तो यहाँ से मुझे मिल गया x1 इज़ इक्वल टू x2, है ना। नेक्स्ट जी ऑफ x का भी ऐसे सेम करेंगे, कॉज x
जी ऑफ एक्स 1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स 1, जी ऑफ एक्स 2 कैलकुलेट करेंगे तो कॉज एक्स 2 आ जाएगा, कॉज एक्स 1 इज इक्वल टू कॉज एक्स 2, देयरफॉर एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो f फंक्शन है वो भी 1 1 है और हमारा जो g फंक्शन है वो भी क्या है 1 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं f प्लस जी फंक्शन की। f प्लस जी फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ये हुआ। अब कोई भी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, हमें रेंज गिवन थी 0 से लेके π/2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट करके देख लेते हैं सबसे पहले। सो f प्लस जी ऑफ 0 यानी कि साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0, साइन 0 क्या होता है 0, कॉज 0 क्या होता है 1, दैट इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं π/2, f प्लस जी ऑफ π/2, तो यहाँ से पुट किया साइन π/2 प्लस कॉस π/2, तो साइन π/2 होता है 1, कॉस π/2 होता है 0, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट हैं 0 और π/2 और उसकी इमेज क्या है, एक ही है, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज कैसे हो सकती है। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि f प्लस जी इज़ नॉट 1 1, राइट। तो ये इस तरह से आपको ये प्रूव करना है।